हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम देखने वाले भारत सरकार अधिनियम 1858, एक नए युग की शुरुआत हो गई इससे फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले, तो कंपनी राज का अंत हो गया, ब्रिटिश ताज का सीधा शासन अब आ गया है इंडिया पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, दोहरी शासन प्रणाली खत्म हो गई है। इससे इससे क्या हुआ कि वायसराय का पद भी निर्माण हो गया। भारत मंत्री एक नया पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद चालू हो गया। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का भी गठन हुआ है। ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। यार, आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जहां एक प्राइवेट कंपनी का एक पूरे उपमहाद्वीप पर शासन खत्म हो गया और एक साम्राज्य का राज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। जी हां, ये कहानी है भारत सरकार अधिनियम 1858 की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां राज करने लगी थी, उसका शासन आखिर खत्म कैसे हो गया? और इसका जवाब भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांति में छिपा हुआ है। ऐतिहासिक बदलाव की जड़ें थीं 1857 के महाविद्रोह में। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, इस विद्रोह की आग ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। तो देखिए, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 से पहले तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। फिर 1857 में हुआ वो महाविद्रोह जिसने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। और इसका सीधा नतीजा ये निकला कि 1858 में ब्रिटिश सरकार को बीच में आना पड़ा और भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में लेना पड़ा। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के लिए एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि अब एक ट्रेडिंग कंपनी भारत जैसे विशाल देश पर शासन नहीं कर सकती। हालात आप कह सकते हैं कि काबू से बाहर हो चुके थे और एक नए सीधे शासन की जरूरत साफ साफ महसूस हो रही थी। तो चलिए, अब देखते हैं कि इस अधिनियम ने सबसे पहला और बड़ा बदलाव क्या किया। इसने सत्ता को एक जगह लाने की, उसे सरल बनाने की शुरुआत की और इसी को कहा गया दोहरी सरकार का अंत। देखिए, कंपनी की जो दोहरी सरकार वाली प्रणाली थी, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मतलब, जो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इन दोनों को हटा दिया गया और सारी सत्ता एक ही शक्तिशाली पद के हाथों में दे दी गई। और ये नया पद था भारत के राज्य सचिव का। इस पद के पास भारतीय प्रशासन पर पूरा का पूरा अधिकार था। ये पद इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि इससे संभालने वाला व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और वो सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देता था। मतलब साफ था, भारत का शासन अब ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक अहम हिस्सा बन चुका था। अच्छा, अब आते हैं इस अधिनियम के सबसे अहम, सबसे केंद्रीय बिंदु पर। सारी की सारी सत्ता का ब्रिटिश क्राउन को आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत की सरकार, उसके सारे क्षेत्र और सारा का सारा राजस्व, सब कुछ कानूनी तौर पर कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ये सच में एक युग का अंत था, कंपनी के शासन का औपचारिक अंत। और सत्ता के इसी बदलाव को दिखाने के लिए गवर्नर जनरल का पदनाम भी बदल दिया गया। अब उन्हें कहा जाने लगा वॉयसरॉय। वॉयसरॉय का मतलब ही होता है सम्राट का सीधा व्यक्तिगत प्रतिनिधि। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि सत्ता का सोर्स अब कौन है। और इस नए शक्तिशाली पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। तो ठीक है, इस नए शासन को चलाने के लिए एक नई प्रशासनिक बनावट भी तैयार की गई। चलिए जरा देखते हैं कि लंदन से लेकर भारत तक सत्ता की ये नई चेन काम कैसे करती थी। तो ये नई पावर चेन बिल्कुल साफ थी। सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन, जो सबसे बड़ी ताकत थी। उनके नीचे लंदन में बैठे राज्य सचिव, जो संसद को जवाब देते थे। और फिर भारत में क्राउन के सीधे प्रतिनिधि यानी वाइसरॉय, एकदम सीधी और स्पष्ट कमान की श्रृंखला। इस नए व्यवस्था में एक और नंबर बहुत महत्वपूर्ण था, 15। अब ये 15 क्या था? ये संख्या जुड़ी थी उस नई परिषद से जो राज्य सचिव की मदद के लिए बनाई गई थी। तो राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद या काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। इसका काम था सलाह देना,
ये एक सलाहकार बॉडी थी। इसके चेयरमैन खुद राज्य सचिव ही होते थे और एक दिलचस्प बात ये थी कि इस परिषद को एक कानूनी इकाई माना गया था। इसका मतलब ये कि ये भारत और इंग्लैंड दोनों जगह किसी पर मुकदमा कर सकती थी और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। और आखिर में चलिए बात करते हैं इस अधिनियम के आधिकारिक नाम की और इसकी विरासत की। इस अधिनियम को आधिकारिक तौर पर एक नाम दिया गया, भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम। नाम सुनने में तो काफी अच्छा और आशावादी लगता है ना, लेकिन ये औपनिवेशिक शासन की जो जटिल सच्चाई थी उससे काफी अलग था। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि इस अधिनियम ने शासन को व्यवस्थित तो किया, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही अहम है कि ये बेहतर शासन आखिर था किसके लिए। और शायद इसी सवाल का जवाब इस अधिनियम की असली विरासत को तय करता है। तो चलिए दोस्तों, हमने वीडियो तो देखा, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखेंगे और उसके बाद उस पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858, एक इसमें क्या हुआ कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमने देखा है अभी कंपनी राज का अंत किस प्रकार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, इससे सरकार क्षेत्र और राजस्व के अधिकार ब्रिटिश राज को हस्तांतरित कर दिए गए, दोहरी शासन प्रणाली खत्म हो गया। ऑब्वियसली ये खत्म होने वाला था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश राज का सीधा शासन अब आ गया। वायसराय पद का निर्माण हो गया। भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। ये सब अपने को प्रीलिम्स में अच्छे से पूछा जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद चालू हो गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया है। यह भारत मंत्री की सहायता के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करती थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी इस पर एमसीक्यू देखेंगे। 1858 अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथ में गया? ऑप्शन से ए कंपनी, बी ब्रिटिश संसद, सी क्राउन या डी प्रिवी काउंसिल। तो इसका आंसर है सी क्राउन, महारानी के हाथ में गया। 1858 अधिनियम के अनुसार भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन बना? ए वायसराय, बी गवर्नर जनरल बंगाल, सी सचिव राज्य या डी कंपनी का अध्यक्ष। तो इसका आंसर है सचिव राज्य बन गया है। भारत में पहली बार वायसराय की उपाधि किसे मिली? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर है फ्रेंड सी लॉर्ड कैनिंग। सचिव राज्य की सहायता के लिए क्या बनाया गया? ए सुप्रीम कोर्ट, बी एडवाइजरी काउंसिल, सी इंडिया काउंसिल या डी ब्रिटिश बोर्ड। इसका आंसर है सी फ्रेंड्स, इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे? ए 5, बी 10, सी 15 या डी 20। इसका आंसर है बी 10। 1858 अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ए कंपनी का व्यापार बढ़ाना, बी भारत में लोकतंत्र लागू करना, सी 1857 विद्रोह के कारण प्रशासन सुधारना या डी भारतीय राजाओं को स्वतंत्रता देना। तो इसका आंसर है फ्रेंड सी 1858 विद्रोह के कारण प्रशासन सुधारना। ओके, तो 7वां क्वेश्चन है 1858 अधिनियम द्वारा भारत की सेना किसके नियंत्रण में गई? ए कंपनी, बी संसद, सी क्राउन या डी वायसराय। तो इसका आंसर है क्राउन के हाथ में गई है। किस नीति को समाप्त किया गया? ए सब्सिडियरी अलायंस, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सी विभाजन नीति या डी हस्तक्षेप नीति। तो इसका आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन में कौन सा बदलाव किया? ए कंपनी प्रशासन मजबूत किया, बी केंद्रीकरण कम हुआ, सी प्रशासन सीधे क्राउन के अधीन गया, डी भारतीयों को सत्ता मिली। इसका आंसर है सी प्रशासन सीधे क्राउन के अधीन गया। ये हमने देखा है। 1858 अधिनियम के बाद भारत का शासन मॉडल कैसा बना? ए कंपनी मॉडल, बी द्विशासन, सी प्रत्यक्ष क्राउन शासन या डी सैन्य शासन बना। इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष क्राउन शासन बना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये एमसीक्यू में के लिए होता है कि आपको अगर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम रहते हैं, तो उसमें बहुत ही फायदा होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
और स्टडी करते रहना है आपको। पहले एक तो वीडियो देखना, उसके बाद यम लक्ष्मीकांत में से थोड़ा सा जाके पढ़ना है। हर दिन एक टॉपिक एक वीडियो देखा तो भी चलेगा, क्योंकि हम ऐसे करके पूरा यूपीएससी या कौन सा भी हो जाए पूरा कवर करने वाले हैं सिलेबस इसमें। ऐसे ही लेक्चर सीरीज चलेंगे अपने हर दिन। तो उसके लिए कितना भी दिन जाए, तो हर एक माइक्रो टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।